तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बेबीलोन सिटी को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी वॉरियर थे। आगे गिड कहता है कि जब तक तुम स्ट्रांग हो तब तक बेबीलोन में तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया जाएगा। जिस पर फेड कहता है कि अच्छा, इसका मतलब उन्हें मॉन्स्टर को हराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। यह मेरे लिए काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी बेबीलोन के होली नाइट एलिस्टर से मिलती है जो रॉक्सी का वेलकम करता है। आगे उसकी बातों से रॉक्सी को पता चलता है कि एलिस्टर और रॉक्सी के डैड एक साथ मॉन्स्टर को सामना कर रहे थे, लेकिन वो उनकी जान नहीं बचा पाया और इसके लिए वो रॉक्सी से माफ़ी भी मांगता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपने फादर के कदमों पर चलने आई हूँ, इसलिए अब गालिया के मॉन्स्टर को हराना और लोगों को बचाने का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। और इतना कहकर वो दोनों हाथ मिलाते हैं और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। आगे हम फेट को देखते हैं जिसे अभी अभी पता चला था कि यहाँ पर एक रात बिताने के लिए 10 गोल्ड कॉइन चाहिए होते हैं और तो और ब्रेकफास्ट के लिए अलग से गोल्ड कॉइन। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र साइड में रखे हुए तलवार के केस पे पड़ती है, जिसे देखकर गिड कहता है कि सुनो, मुझे यह चाहिए। और तभी शॉप का मालिक बाहर आकर फेट के कपड़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो ये जलने के दाग हैं वो कोई मामूली दाग नहीं है ना? शायद ये फायरबॉल अटैक से हुए हैं या फिर उससे भी खतरनाक। ये सुनकर गिड कहता है कि इस आदमी के पास टैलेंट है, हमें इसी से चीज़ें खरीदनी चाहिए। और फिर इसीलिए आगे जब फेट उससे उस तलवार के केस के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि ये तो सिर्फ डिस्प्ले मॉडल है जनाब, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए स्वॉर्ड के हिसाब से बना सकता हूँ। ये सुनकर फेट उसके हाथों में ग्रेड को रख देता है, जिसे देखकर वो आदमी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ओ भाई साहब, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी कमाल की स्वॉर्ड कभी नहीं देखी। अगर तुम्हें इस स्वॉर्ड के लिए केस चाहिए तो कम से कम 500 गोल्ड कॉइन तो देने पड़ेंगे साहब। यह सुनते ही फेट ग्रेड को लेकर वहां से पतली गली से निकल जाता है। खैर, आगे वो अपना खर्चा निकालने के लिए मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जाता है। तो वहीं थोड़ा आगे जाने पर फेट को वहां पर गंदी बदबू आने लगती है, जिस पर गिड उसे बताता है कि यह बदबू जहरीली है और इसलिए यहाँ पर सांस लेना खतरनाक है। ये सुनकर फेट वहाँ से आगे निकल जाता है जहाँ उसे काफ़ी सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। गिड उन्हें देखकर बताता है कि ये ऐसे मॉन्स्टर हैं जो पूरे गालिया में हर तरफ फैले हुए हैं और यह मॉन्स्टर सिंपल आर्मर का वेपन का यूज़ करते हैं। और यह सुनने के बाद फेट उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि साइड से दूसरे वॉरियर उन पर पहले से अटैक कर देते हैं, जिस पर गिड उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उन मॉन्स्टर का शिकार करो ताकि मैं वो केस ले सकूँ। और तभी वो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाले होते हैं और इसलिए वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर एरो से अटैक कर देते हैं। मगर फेट यहाँ पर अपनी शील्ड की मदद से एरो से बच जाता है और फिर गिड कहता है कि बस मुझे ऐसी पकड़ कर रखो, उनकी तरफ भागो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिस पर फेट उनकी बात मानकर आगे बढ़ता है और वो जैसे मॉन्स्टर के पास पहुँचता है तो मॉन्स्टर के शील्ड को टच करते उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ऐसे ही कर करके वो सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। इसके बाद जब फेट उन मॉन्स्टर की बॉडी पार्ट बेचने जाता है तो सब लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए 2 या 3 टीम जरूरत होती है, लेकिन इसने ये अकेले कर दिया। लेकिन तभी एक वॉरियर उसे पीछे से बुलाकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे माल को ऐसे चुरा लोगे और हम यहाँ पर चुपचाप बैठे रहेंगे? इतना कहकर वो आदमी फेट पर मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन फेट उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि बेटा, आखिरी मौका दे रहा हूँ, पीछे हट जा। लेकिन बेटे में दिमाग नहीं था, इसलिए वो फेट को चैलेंज कर देता है और फिर क्या था, फेट उसे वहीं पर धूल चटा देता है। धूल तो वहाँ पर नहीं थी वहाँ पर, लेकिन उसको ज़मीन पर पटक देता है। ये देखकर उसके बाकी साथियों को भी धूल चटाने का मन होता है। धूल तो वहाँ पर नहीं थी, फेट उनको मारने का मन होता है और इसलिए वो भी फेट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आखिरी में सारे के सारे फेट से बुरी तरह पिट जाते हैं। आगे उन सबको निपटाने के बाद फेट उन मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट बेचने के लिए 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। मगर तभी पीछे से रॉक्सी आ जाती है और कहती है कि क्या इन सब होली नाइट को तुमने मारा? रॉक्सी को देख फेट घबरा जाता है क्योंकि उसकी असलियत सामने ना आ जाए। वो लेकिन थोड़ी देर बाद रॉक्सी को पूरी कहानी पता चलती है तो वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने तुम पे पहले अटैक किया था। जिस पर फेट कहता है कि हाँ हाँ वही, ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। वैसे अब इनको मारने के लिए मेरे साथ क्या होने वाला है?
जिसका जवाब देते हुए रॉक्सी बताती है कि भले ही मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर दिया है, पर बावजूद में सब होने के लिए मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ, और क्योंकि सब होली नाइट की जिम्मेदारी है तो इस बार कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और हाँ, तुम सब बाकी वॉरियर को तुम्हारी गलती के लिए एक रात जेल में बितानी होगी। तभी मीरिया फेट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अभी लेडी रॉक्सी के सामने हो, ये मास्क उतार दो, और ज़बरदस्ती फेट का मास्क उतारने लगती है। लेकिन तभी मुगन कहता है कि एक वॉरियर के लिए उसका मास्क उसकी आर्मर का एक पार्ट होता है, इसलिए उसे मत छीनो। और ये सुनकर रॉक्सी मीरिया को ऐसा करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद रॉक्सी उसका नाम पूछती है, जिसके जवाब में फेट कहता है कि मेरा नाम कोप्स है। और वहीं पर जाने से पहले रॉक्सी फिर से कहती है कि आपके कपड़े थोड़े गंदे लग रहे हैं, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। जो सुनते फेट शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। आगे ग्रिड फेट के मजे लेते हुए कहता है कि अब तो रॉक्सी ने भी तुम्हारे कपड़ों को लेके बेइज्जती कर दी, चलो जाके वो केस खरीदते हैं। जिस पर फेट कहता है कि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जिसे हम उसे खरीद सकें। लेकिन तभी पीछे से वो शॉप ओनर आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कैसे उन गैंग लोगों को धूल चटा दी। अरे मेरा मतलब है कि वहाँ पर धूल तो नहीं थी, तुमने कैसे उन लोगों को ज़मीन पर पटक दिया। जिस पर फेट हाँ में जवाब देता है। तो फिर वो आदमी आगे कहता है कि इसी बात में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शॉप का सामान पहन कर फाइट करने जाओ। जो सुनकर फेट को समझ नहीं पाता, तुम्हारी शॉप का सामान पहन के जाऊँ क्यों? तो वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम जेड है, मुझे अपनी शॉप खोले 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरी शॉप के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन कपड़ों को पहनकर फाइट करने जाओ, जिससे मेरी शॉप को और ज़्यादा कस्टमर आने लगेंगे। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? यह सुनकर फेट उसे हाथ मिला लेता है और इसके लिए मान जाता है। और इसके लिए फिर वो शॉप ओनर उसे एकदम नए आर्मर, एकदम ब्रांड न्यू आर्मर पहना देता है। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम्हें इसे पूरे सेट के लिए सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन देने होंगे। क्या? कितना चंट आदमी है ये। जिस पर फेट कहता है कि क्या तुम इसके लिए पैसे लेने वाले हो? मुझे लगा एडवर्टाइजमेंट में दिए होंगे, फ्री होंगे। जिस पर वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम इसके हाफ प्राइस दे दो। जिस पर फेट सोचता है कि कितना चंट आदमी है ये, और उसको ना चाहते हुए भी खरीदना पड़ता है। आगे फेट खाना खाने के लिए जा रहा होता है और तभी उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखती है। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत और हॉट लड़की होती है। और जैसे ही फेट उसे देखता है तो उसे एकदम अजीब सा एहसास होता है। और फिर वो लड़की फेट के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी फैट। ये सुनकर फैट को जोर का झटका, हाय जोरों से लगा, जोर का झटका लगता है। और वो सोचता है कि मैं तो अभी मास्क पहन के रखा है, लेकिन फिर भी इसने मुझे पहचान लिया, और इसे मेरा नाम कैसे पता चला। तभी वो लड़की कहती है कि आखिरकार हम दोनों एक ही टाइप के जो हैं। जो सुनकर फैट समझ जाता है कि इस लड़की के पास भी डेडली सिंस की स्किल है। आगे वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एरिस है, मेरी स्किल लस्ट है। इस तरह बेचारा जैसे जैसे फैट उसकी तरफ देखे जा रहा होता है उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। जिस पर एरिस कहती है कि इसके लिए माफ़ करना, ये मेरा लस्ट स्पेल का साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए मुझे जो भी देखता है उसे एक चार्म इफ़ेक्ट मिलता है, चाहे सामने वाला किसी भी जेंडर या किसी भी एज का हो, वो मेरे प्यार में गिर जाता है। आगे फैट किसी तरह खुद को कंट्रोल करके पूछता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, इसका मतलब समझा सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी पहले से देखते आ रही हूँ और तुम्हारी ग्लूटिन स्किल के एक्टिवेट होने का वेट कर रही थी, ताकि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्टैक्ट बना सकूँ। पर बाद में मैंने अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि तुम आज नहीं तो कल गेट से मिलने वाले थे। वैसे कुकुन वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब भी कुछ कुकुन गालिया में बचे हुए हैं, और अगर वो पूरी तरीके से मेच्योर हो गए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। खैर, मैं अभी पॉइंट पर आती हूँ। दरअसल मैं इस किंगडम की गार्डियन हूँ, मैं किंगडम के फ्यूचर के लिए काम करती हूँ, और इसलिए अगर आज के नुकसान से 5 साल फ्यूचर को फ़ायदा होता है तो मैं उसका सपोर्ट करूँगी। ये सुनकर फेट कहता है कि आज के नुकसान से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर एरिस कहती है कि रॉक्सी हार्ट उसकी गालिया में मौत होने वाली है। ये सुनकर तो फेट का माथा भन्ना जाता है। वाड़ा वाह वाड़ा वाह वाह वाह, और टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बकवास है, तुम चाहती हो कि लेडी रॉक्सी मारी जाए? जिस पर एरिस एकदम शांति से जवाब देते कहती है कि क्यों, तुम्हें हेड फिनोमेना के बारे में पता नहीं? जब एक मॉन्स्टर को मारा जाता है तो उसका हेड बढ़ता है, जो कि काफ़ी ख़त्म नहीं होता।
धीरे धीरे सालों साल वो बढ़ता रहता है जब तक कि उसमें काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर ना निकल जाएं। और यही सेम चीज़ इंसानों के साथ भी होती है। वो होली नाइट के खिलाफ अपने अंदर हेट पाल रहे हैं। अगर रॉक्सी हार्ट की मौत हो जाती है तो उसकी मौत से जो हेट क्रिएट होगा वो बाकी सभी हेट को अपने अंदर ले लेगा और फिर उसमें से एक नई पावर बनकर बाहर आएगी और फिर वही फ्यूचर किंगडम को काफ़ी ज़रूरी हिस्सा बनेगी, जिसके पास एक काफ़ी शानदार स्किल होगी। और इन सब बातों के मद्देनज़र रखते हुए उसकी मौत को एक किंगडम को बेहतर दिशा की ओर ले जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद फेट का पारा सातवां आसमान के पार पहुंच जाता है और वहाँ पर रखे हुए ग्लास को दीवार में दे मारता है। फिर वो कहता है कि लीड रॉक्सी की मौत से कुछ अच्छा होने नहीं वाला। इतनी परवाह वो अपने लोगों की करती है ना, इतना कोई दूसरा होली नाइट नहीं करता। उसकी मौत से लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इतना कहकर फेट वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये प्लान कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किससे लड़ना पड़े, लेकिन मैं लीड रॉक्सी को प्रोटेक्ट करके रहूँगा। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।